सन 2009 का जून था। कराची की गर्मी अपने उरूज पर थी। आमिर एक 28 साल खुशमिजाज और दिलकश लड़का अपनी कज़न की शादी में शिरकत के लिए सक्कर जा रहा था। उसकी गहरी बोरी आंखें और मसफूर कुन मुस्कुराहट पर हर किसी को अपना दीवाना बना लेती थी। वो एक आज़ाद रूह था जो ज़िंदगी के हर लम्हे से लुत्फ़ उठाता था। जब उसके कज़न सुहेल ने उसे शादी की दावत दी, आमिर ने फ़ौरन हामी भर ली। चल यार, शादी में खूब धूमधाम मचाएंगे, उसने हंसते हुए फ़ोन पर कहा था। आमिर ट्रेन से सक्कर पहुंचा। सक्कर का रेलवे स्टेशन गर्मी की शिद्दत से जैसे सुलग रहा था। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़, चाय वालों की आवाज़ें और ट्रेन के हॉर्न ने एक अजीब सा शोर पैदा किया था। आमिर ने अपना बैग उठाया और सुहेल को ढूंढना शुरू किया। जब उसे लेने आया था, सुहेल एक 22 साल शरारती लड़का अपनी मोटर बाइक पर हाथ हिलाता नजर आया। आमिर भाई इधर, उसने चीख कर बुलाया। दोनों गर्मजोशी से गले मिले और सुहेल ने आमिर को शादी के घर ले जाने के लिए बाइक पर बिठाया। शादी का घर रंग बिरंगे फूल और रोशनियों से सजाया हुआ था। मेहंदी की तकरीब पहले ही शुरू हो चुकी थी। सहन में बिछे कालीनों पर औरतें रंग बिरंगे जोड़ों में मेहंदी के गीत गा रही थी। दूल्हा सुहेल का बहनोई एक सफ़ेद शेरवानी में मेहंदी लगवाते हुए शर्मा रहा था। आमिर ने अपनी दिलकश मुस्कुराहट के साथ महफिल में कदम रखा और फौरन सबकी तवज्जो का मरकज़ बन गया। उसने दूल्हे से मजाक किया, यार तेरी तो लग गई, अब भागने का वक्त नहीं। सब हंस पड़े और महफिल और भी रंगीन हो गई। दूसरी रात बाराती तैयारियां उरूज पर थी। घर के बाहर एक बड़ा पंडाल लगाया गया था, जहां खाने के स्टॉल्स पर कौरमा, बिरयानी और कबाब की खुशबू फिजा में फैल रही थी। आमिर ने अपनी कज़न के साथ मिलकर बारात की गाड़ियों को फूलों से सजाया। रात के वक्त जब बारात रवाना हुई, ढोल की तप और शहनाई की आवाज़ ने पूरे मोहल्ले को जगा दिया। आमिर ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर नाचना शुरू किया और उसकी हंसी पूरे पंडाल में गूंज रही थी। लेकिन इसी दौरान उसे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे दूर से घूर रहा हो। उसने मुड़कर देखा, लेकिन हजूम में कुछ नजर न आया। शादी की तीसरी रात जब वलीमे की तकरीब ख़त्म हुई, आमिर घर के पिछले सहन में अकेला बैठा सिगरेट पी रहा था। सहन के कोने में एक पुराना पीपल का दरख्त था, जिसकी शाखें रात के सन्नाटे में अजीब से साए बनाती थी। हवा में एक गैर मामूली ठंडक थी, हालांकि गर्मियों का मौसम था। अचानक पीपल के दरख्त से एक हल्की सी सरसराहट की आवाज़ आई, जैसे कोई पत्ते हिला रहा हो। आमिर ने सिगरेट फेंकते हुए गर्दन मोड़ कर देखा। अंधेरे में एक अजीब सी झलक नजर आई, जैसे कोई लंबे बालों वाली औरत सफ़ेद लिबास में खड़ी हो। लेकिन जब उसने गौर से देखा, वहाँ कुछ न था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी ने जन्म ले लिया। उस रात जब वो अपने कमरे में सोया, उसे एक अजीब खौफनाक आवाज़ आई। एक लड़की जिसके बाल लंबे और स्याह थे, उसके सरहाने खड़ी थी। उसका चेहरा खूबसूरत था, लेकिन उसकी आंखें सुर्ख थी जैसे खून से भरी हो। उसके होंठों पर एक मुस्कुराहट थी जो दिल को दहला देने वाली थी। वो आमिर को देखकर बोली, तुम मेरे हो आमिर। उसकी आवाज़ सर्द और भारी थी, जैसे कोई हवा कानों में घुस रही हो। आमिर की आंख खुल गई। उसका जिस्म पसीने में शराबोर था। कमरे में एक अजीब सी बदबू थी, जैसे कोई फूल सड़ रहा हो। उसने रोशनी जलाकर चारों तरफ देखा, लेकिन कमरा खाली था, बस एक ख्वाब था। उसने खुद से कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में यकीन नहीं था। शादी के बाद आमिर कराची वापस जाने के लिए ट्रेन में सवार हुआ। रात का वक्त था और ट्रेन की खिड़की से बाहर अंधेरा गहरा था। आमिर अपनी सीट पर बैठा अपने फ़ोन पर गाने सुन रहा था। ट्रेन की हल्की सी झटकों और पटरियों की आवाज़ ने उसे एक अजीब से नींद में धकेल दिया। लेकिन अचानक उसे लगा कि कोई उसके करीब बैठा है। उसकी सीट के सामने वाली जगह खाली थी, लेकिन उसके कपड़ों से एक अजीब सी खुशबू आ रही थी। एक ऐसी खुशबू जो न तो उसने कभी इस्तेमाल की थी
और ना ही उसे पहचानता था। ये पोलो और किसी गहरी पुरस्रात चीज का मेलाप था। उसने अपनी शर्ट को सूंघा। खुशबू इतनी शदीद थी कि उसका सर हल्का सा चकरा गया। उसने सोचा कि शायद शादी के खानों की खुशबू उसके कपड़ों में समाई गई हो, लेकिन जब वो दोबारा अपनी सीट पर बैठा उसे लगा कि कोई उसे घूर रहा है। उसने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन शीशे में उसकी अक्कासी के पीछे एक अजीब सी झलक नजर आई। लंबे सियाह बाल और सुर्ख आंखें। उसने फौरन मुड़कर देखा, लेकिन कंपार्टमेंट खाली थी। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। रात के सन्नाटे में प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी खामोशी थी। आमिर ने देखा कि प्लेटफॉर्म के एक कोने में एक औरत खड़ी थी, जिसके बाल उसके चेहरे को ढांप रहे थे। उसने सफ़ेद लिबास पहना हुआ था और उसके पाँव अजीब से लग रहे थे, जैसे उल्टे हो। जब ट्रेन दोबारा चली, वो औरत गायब हो गई। आमिर ने खुद को समझाया कि ये उसकी थकावट का नतीजा है, लेकिन उसके कपड़ों से आने वाली खुशबू अब उसे खौफजदा कर रही थी। कराची वापस आने के बाद आमिर की ज़िंदगी अचानक बेहतर होने लगी। उसके वो कारोबारी मंसूबे जो महीनों से उलझे हुए थे, अचानक कामयाब होने लगे। उसके क्लाइंट्स उसकी तारीफ करने लगे और उसके दोस्त हैरान थे कि आमिर की किस्मत कैसे रातों रात चमक उठी। उसकी मुस्कुराहट और भी दिलकश हो गई और उसके कपड़ों से वही अजीब सी खुशबू आती थी जो ट्रेन में उसने पहली बार महसूस की थी। ये खुशबू इतनी दिलफरेब थी कि हर कोई उससे मुतासिर हुए बगैर न रह सकता। एक दिन उसका दोस्त फैसल उससे मिला और हंसते हुए बोला, यार आमिर, ये कौन सा परफ्यूम है? ऐसी खुशबू तो मैंने कभी नहीं सूंघी, बता कहाँ से लेता है? आमिर ने हंसी में बात टाल दी, बस यार कुछ नहीं, शायद नई दुल्हन का साबुन है। लेकिन वो खुद भी हैरान था, उसने कोई परफ्यूम इस्तेमाल नहीं किया था। उसकी बहन नादिया जो उसके साथ रहती थी ने भी इस तब्दीली को नोट किया। आमिर, तुम्हारे साथ कुछ अजीब हो रहा है, तुम्हारा चेहरा चमक रहा है, लेकिन यह खुशबू ये कहाँ से आती है? आमिर ने कंधे अचकाते हुए कहा, बाजी तुम भी बस फिक्र करती हो। अच्छा वक्त आ रहा है, बस उसे एंजॉय करो। लेकिन रात के वक्त जब वो अकेला होता, अजीब वाक़यात होने लगी। कभी कमरे की दीवारों पर साए हरकत करते दिखाई देते, कभी आईने में उसकी अक्कासी के पीछे एक झलक नजर आती। एक रात जब वो अपने बिस्तर पर लेटा था, उसने एक हल्की सी सरगोशी सुनी। उसने फौरन रोशनी जला दी, लेकिन कोई न था। उसने अपनी शर्ट उठाई और उसे सूंघा। खुशबू इतनी शदीद थी कि उसका सर चकरा गया। उसने शर्ट को गौर से देखा। उसके कॉलर पर एक हल्का सा धब्बा था, जैसे खून का निशान। उसने जल्दी से शर्ट धो दी, लेकिन खुशबू और भी शदीद हो गई। एक शाम जब वो अपने दोस्तों के साथ कॉफी हाउस में बैठा था, एक अजीब वाक़या पेश आया। उसकी जैकेट ज़मीन पर गिर गई। जब उसने उसे उठाया, उसे लगा कि जैकेट के अंदर से कोई चीज़ हल्की सी हिली। उसने जैकेट झाड़ी तो उसमें से एक छोटा सा फूल गिरा, एक अजीब सा फूल जो उसने कभी नहीं देखा था। उसके पत्ते स्याह थे और उससे वही खुशबू आ रही थी जो उसके कपड़ों से आती थी। उसके दोस्तों ने हंसते हुए कहा, यार ये तो कोई गर्लफ्रेंड का तोहफा लगता है। लेकिन आमिर का दिल धड़क रहा था। उसे शक्कर का वो पीपल का दरख्त याद आया और वो ख्वाब जिसमें वो लड़की उसे अपना कह रही थी। उस रात जब आमिर अपने कमरे में अकेला था, वो अपने बिस्तर पर लेटा सोच रहा था। उसने अपनी अलमारी खोली और शर्ट निकाली। वही खून का धब्बा अब और गहरा हो गया था। उसने शर्ट को हाथ में पकड़ा तो उसे लगा कि कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन कोई न था। अचानक कमरे की रोशनियां टिमटिमाने लगी। उसने आईने की तरफ देखा और उसकी सांस रुक गई। आईने में उसकी अक्कासी के पीछे वही लड़की खड़ी थी। उसके बाल हवा में लहरा रहे थे। हालांकि खिड़की बंद थी, उसकी सुर्ख आंखें आमिर को घूर रही थी और उसके होंठों पर वही खौफनाक मुस्कुराहट की। उसकी आवाज़ कमरे में गूंजी, तुम क्यों मुझसे दूर भागते हो? मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। आमिर के मुंह से चीख निकलने वाली थी कि अचानक उसने अपने कमरे की छत पर कुछ देखा।
اس کی شرٹ جو اس نے دھو کر الماری میں رکھی تھی چھت سے لٹک رہی تھی۔ اس کے نیچے زمین پر الٹے پاؤں کے نشانات تھے، جیسے کوئی اس کے کمرے میں چل رہا ہو، اور اس خوشبو جو پہلے دل فریب کی اب اس کے گلے میں اٹک گئی۔ کمرے کی روشنی اچانک بجھ گئی اور اندھیرے میں ایک سرگوشی گونجی، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عامر اپنی زندگی کے سب سے عجیب اور خوفناک لمحات سے گزر رہا تھا۔ اس رات کے بعد جب اس کے فلیٹ میں دیوار پر خون سے لکھا پیغام نمودار ہوا اور اسے ایک ٹھنڈے غیر انسانی ہاتھ کا لمس محسوس ہوا، اس کی زندگی ایک ڈراؤنے خواب میں بدل گئی تھی۔ باہر سے دیکھنے والوں کے لیے وہ اب بھی کامیابی کی بلندیوں پر تھا۔ اس کے کاروبار معاہدے بڑھ رہے تھے اور اس کی مالی حالت اتنی مضبوط ہو چکی تھی کہ اس نے اپنے نئے فلیٹ کے علاوہ ایک مہنگی گاڑی بھی خرید لی تھی، ایک چمکدار سیاہ گاڑی جو محلے میں سب کی توجہ کا مرکز تھی۔ اس کا گھر اب ایک عالیشان خواب کی طرح لگتا تھا، جس کی دیواروں پر مہنگے آرٹ کے ٹکڑے لٹک رہے تھے، اور رات کے وقت سمندر کی لہروں کی آواز اس کے کمرے میں گونجتی تھی۔ لیکن اس چمک دمک کے پیچھے ایک تاریک سایہ اس کے ہر لمحے پر حاوی ہو رہا تھا۔ نادیہ، اس کی بہن جو ایک اسکول میں پڑھاتی کی، اب پوری طرح پریشان تھی۔ وہ عامر کے بدلتے رویے سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ عامر، تم ٹھیک نہیں ہو، اس نے ایک صبح کہا جب وہ ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ عامر کا چہرہ زرد پڑ رہا تھا اور اس کے ہاتھوں میں ایک عجیب سی لرزش تھی۔ باجی، بس کام کا دباؤ ہے، اس نے جواب دیا، لیکن اس کی آواز میں وہ جوش غائب تھا جو کبھی اس کی پہچان تھا۔ نادیہ نے دیکھا کہ اس کے کپڑوں سے اب بھی وہی عجیب مہک آ رہی تھی، ایک ایسی خوشبو جو اب تلخ اور باری ہو چکی تھی، جیسے کوئی پرانی قبر سے اٹھتی ہو۔ یہ خوشبو یہ کہاں سے آتی ہے؟ نادیہ نے پوچھا، لیکن عامر نے بات بدل دی۔ اس کے دوستوں کا حسد اب کھل کر سامنے آ رہا تھا۔ ایک شام جب وہ اپنے پرانے دوستوں فیصل اور امراض کے ساتھ ایک مقامی ڈھابے پر بیٹھا تھا، فیصل نے طنزی انداز میں کہا، عامر، تو نے تو زندگی کو سونا بنا دیا، ہم تو بس تیری گاڑی اور پلیٹ دیکھ کر جل رہے ہیں۔ عمران نے ہنستے ہوئے اضافہ کیا، اور یہ خوشبو، یار یہ تو کوئی جادو ہے، کوئی راز تو بتا۔ عامر نے ہنسی میں بات ٹال دی، لیکن اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی کامیابی کے پیچھے کوئی غیر فطری چیز تھی۔ وہ خوشبو جو پہلے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی تھی، اب اسے خود خوفزدہ کر رہی تھی۔ رات کے وقت جب وہ اکیلا ہوتا، وہ مہک اس کے فلیٹ کے ہر کونے سے اٹھتی، جیسے کوئی اس کے ساتھ ہر لمحہ موجود ہے۔ خوفناک واقعات اب زیادہ شدت سے ہو رہے تھے۔ ایک رات جب عامر اپنی پلیٹ میں ایک کلائنٹ کے ساتھ فون پر بات کر رہا تھا، اسے لگا کہ کوئی اس کے کمرے کی الماری کے اندر سے کھٹکھٹا رہا ہے۔ اس نے فون بند کیا اور کان لگا کر سنا۔ آواز تیز ہوتی گئی، جیسے کوئی ناخنوں سے لکڑی کھینچ رہا ہو۔ اس نے ہمت کر کے الماری کھولی، لیکن اندر کچھ نہ تھا، صرف اس کے کپڑوں سے وہی تلخ مہک اٹھ رہی تھی۔ جیسے اس نے الماری بند کی، اسے اپنی پیٹھ پر ایک عجیب سی سنسناہٹ محسوس ہوئی، جیسے کوئی اسے ہلکا سا چھو رہا ہو۔ اس نے مڑ کر دیکھا، لیکن کمرہ خالی تھا۔ لیکن جب وہ اپنے بستر کی طرف بڑھا، اسے اپنے تکیے پر ایک عجیب سی چیز نظر آئی، ایک لمبا سیاہ بال، جب اس کے اپنے بالوں سے بالکل مختلف تھا۔ اس نے بال کو اٹھایا اور اسے چھوتے ہی اس کے ہاتھ میں ایک عجیب سی جلن ہوئی۔ اس نے بال کو جلدی سے کوڑے دان میں پھینک دیا، لیکن اس رات وہ سو نہ سکا۔ ایک اور دن جب وہ اپنی نئی گاڑی میں شہر کے ایک مصروف علاقے سے گزر رہا تھا، اسے اپنی گاڑی کے ریئر ویو مرر میں ایک عجیب سی چیز نظر آئی۔ پیچھے کی سیٹ پر ایک ہلکا سا سایہ تھا، جیسے کوئی وہاں بیٹھا ہو۔ اس نے فوراً گاڑی روکی اور مڑ کر دیکھا، لیکن سیٹ خالی تھی۔ لیکن جب وہ دوبارہ مرر کی طرف دیکھنے لگا، اسے ایک عجیب سی ہنسی سنائی دی، ایک ایسی ہنسی جو انسانی نہیں تھی۔ اس کی گاڑی کے اندر وہی خوشبو پھیل گئی تھی اور اس کا سر گھومنے لگا۔ اس نے جلدی سے کھڑکی کھولی، لیکن ہوا میں بھی وہی مہک تھی۔ اس رات جب وہ اپنے فلیٹ واپس آیا، اسے اپنی گاڑی کی چابی پر ایک عجیب سا نشان ملا، جیسے کوئی اسے اپنے پنجوں سے کچا گیا ہو۔
नादिया पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि आमिर के साथ कुछ गलत हो रहा है। एक शाम जब वो घर आई, उसने देखा कि आमिर अपने कमरे में बैठा एक खाली दीवार को घूर रहा है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फैलीपन थी, जैसे वो कोई ऐसी चीज देख रहा हो जो नादिया को नजर न आती। आमिर, तुम क्या देख रहे हो? उसने पूछा, लेकिन आमिर ने कोई जवाब ना दिया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और दुनिया में हो। नादिया ने उसके कंधे को हिलाया और आमिर चौंक कर बोला, बाजी कुछ नहीं, बस सोच रहा था। लेकिन नादिया ने देखा कि उसके हाथों पर अजीब से सुरख निशानात थे, जैसे कोई उसे जोर से पकड़ गया हो। उस रात जब नादिया अपने कमरे में थी, उसे आमिर के कमरे से एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई शीशा टूट रहा हो। उसने जल्दी से आमिर का दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन जब उसने अंदर झांका वो हैरान रह गए। आमिर का बिस्तर खाली था और कमरे की ज़मीन पर अजीब से गहरे निशानात थे, जैसे कोई भारी चीज़ वहाँ से घसीटी गई हो। आमिर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। उसकी कामयाबी अब उसके लिए एक बोझ बनती जा रही थी। वो खुशबू जो पहले उसकी कामयाबी का राज लगती थी, अब हर जगह उसका पीछा कर रही थी। एक दिन जब वो अपने फ्लैट के बालकनी में खड़ा था, उसे अपने पाँव के करीब एक अजीब सी चीज़ नज़र आई। एक छोटा सा गिनती वाला तावीज़ जो उसने कभी नहीं देखा था। उसने उसे उठाया और उसे हाथ में लेते ही उसे लगा कि कोई उसके कान में हंस रहा है। उसने तावीज़ को जल्दी से बालकनी से नीचे फेंक दिया, लेकिन जब वो वापस मुड़ा, उसे अपने कमरे की दीवार पर एक अजीब सी तस्वीर नज़र आई। ये एक सियाह साया था जो दीवार पर बनता और मिटता था, जैसे कोई उसे हवा में बना रहा हो। उसके हाथ पाँव ठंडे पड़ गए। उसने अपनी आंखें बंद की, लेकिन जब उसने दोबारा देखा, साया गायब था। लेकिन उसके कमरे की हवा अब इतनी ठंडी हो गई थी कि उसकी सांस धुआं बनकर निकल रही थी। उस रात जब आमिर अपने बिस्तर पर लेटने की कोशिश कर रहा था, उसे लगा कि उसका बिस्तर हल्का सा हिल रहा है। उसने रोशनी जला दी, लेकिन कुछ न था। लेकिन जब वो दोबारा लेटा, उसे अपने तकिए के नीचे से एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई दांत ज़मीन से टकरा रही हो। उसने तकिया हटाया और उसकी सांस रुक गई। वो वही घंटी वाला तावीज़ था जो उसने बालकनी से फेंक दिया था। उसके साथ एक छोटा सा कागज़ था जिस पर लिखा था, तुम मेरे हो हमेशा के लिए। इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, कमरे की तमाम रोशनियां बुझ गई और एक ठंडी रेयर इंसानी आवाज़ उसके कान में गूंजी, अब तुम कहीं नहीं जा सकते। उसके गले पर एक सर्द हाथ ने ग्रिप मजबूत कर दी और उसके फ्लैट की दीवार जैसे उसकी तरफ पड़ने लगे। ये थी इस कहानी की आज पहली किस्त। दूसरी किस्त इंशाल्लाह कल या परसों। अगर स्टोरी आपने पूरी सुनी हो तो चैनल को अपने साथ सब्सक्राइब करें। ये कहानी अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपने राय का इजहार ज़रूर करें। मुझे इंतज़ार रहेगा अगली स्टोरी तक। अल्लाह हाफिज़।